हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। देखिए, जो चैप्टर है ये अपने नाम से बता रहा है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें ये बताया गया है इस चैप्टर में। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 22 की एज में एक स्टूडेंट था जिसे स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। उसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक थ्योरी देकर चौंका दिया था और वो थ्योरी थी हाउ सेल्स वर्क, सेल्स कैसे काम करते हैं। ये जो साइंटिस्ट था इसका नाम था रिचर्ड एच ई ब्राइट। इसने अपने कॉलेज रूममेट के साथ मिलकर इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया था एक मैगजीन में जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब इतनी इंपॉर्टेंट साइंस जर्नल थी, साइंस मैगजीन थी, जिसने कॉलेज स्टूडेंट के किसी वर्क को पब्लिश किया था। इससे पहले कभी भी कॉलेज स्टूडेंट के किसी भी वर्क को पब्लिश करने का काम इस मैगजीन में नहीं हुआ जाता था। बिल्कुल ही इम्पॉसिबल ये बात लगती थी, लेकिन रिचर्ड ई ब्राइट के इतने सारे अचीवमेंट्स में से तो ये तो शुरुआत ही थी। तो रिचर्ड ई ब्राइट की हम लोग बात कर लेते हैं। रिचर्ड ई ब्राइट जो कि अपने पेरेंट्स का एकमात्र बच्चा था, और ये बताता है कि मैंने अपनी रीडिंग पेंसिल्वेनिया से स्टार्ट की थी। मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, मैं फुटबॉल और बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था क्योंकि मेरे पास क्लासमेट्स ही नहीं थे। लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था और वो था चीज़ों को कलेक्ट करना। सो ऐसा ही उसने किया भी। स्टार्टिंग उसने की बटरफ्लाइज के कलेक्शन से। सेम डिटर्मिनेशन के साथ वो दूसरी चीज़ों को भी कलेक्ट करता रहा, जैसे रॉक्स, फॉसिल्स या फिर कॉइन्स वगैरह। और ये एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी था जो कि पूरी रात भर बैठे बैठे तारों को घूरता करता था। इसकी मदर बताती है स्टार्टिंग से ही इसके पास एक ब्राइट माइंड के साथ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी भी थी, और मदर हमेशा इसके काम में इसको एनकरेज भी किया करती थी। अलग अलग ट्रिप्स पे ले जाया करती थी जहाँ से उनको नॉलेज मिल सके। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें भी उनको खरीद के दिया करती थी। मदर उनकी सिर्फ एकमात्र कंपेनियन थी जब तक उन्होंने अपनी स्कूल को स्टार्ट नहीं किया था। और मदर बताती है रिचर्ड ई ब्राइट के फादर की डेथ होने के बाद में रिचर्ड ही उनके लिए पूरी लाइफ था। मदर और सन दोनों अपनी हर शाम एक ही साथ बिताया करते थे डाइनिंग टेबल पे, अलग अलग चीज़ें करते हुए। मदर उसके लिए काम ढूंढ के लाया करती थी, फिजिकल वर्क नहीं बल्कि किसी तरह का लर्निंग वर्क ढूंढ के लाया करती थी, क्योंकि मदर हमेशा चाहती थी कि कुछ ना कुछ सीखता रहे, और वो सीखता भी था। स्कूल में भी अपनी टॉप ग्रेड हमेशा वो अचीव करता था। हर दिन की चीज़ों में एकदम नॉर्मल किड के जैसा था, मदर ऐसा बताती रहती है। लेकिन जब वो सेकंड ग्रेड में था तो उसने बटरफ्लाइज की 25 स्पीसीज को कलेक्ट कर लिया था जो उनके खुद के होम टाउन में पाई जाती थी। यहाँ पे रिचर्ड ई ब्राइट बोलते हैं कि शायद ये मेरी बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड हो चुका था, लेकिन उसी समय मदर ने इसको एक बुक लाकर दी। बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक में ये बताया गया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज है वो कैसे सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करती है, और इसी बुक ने रिचर्ड ई ब्राइट के लिए साइंस की दुनिया के नए दरवाजे खोल दिए। क्योंकि इस बुक के एंडिंग में रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि वो बटरफ्लाइज के माइग्रेशन को स्टडी करें और उसमें हेल्प करें। उसमें बोला गया था अलग अलग बटरफ्लाइज को पकड़ के उनको टैग करना है और फिर उनको छोड़ देना है, और जिसको भी वो टैग की हुई बटरफ्लाई मिलेगी बाद में वो डॉक्टर ओर्क्यूहर्ट को बताना है। मतलब ऐसा किया गया था, जैसा मान लीजिए कोई बटरफ्लाई है वो जयपुर में मुझे मिली है, मैंने उस बटरफ्लाई को टैग किया और मैंने छोड़ दिया। अब अगर वो बटरफ्लाई किसी को अजमेर में मिलती है तो वो लास्ट में इसका रिजल्ट बताएगा डॉक्टर ओर्क्यूहर्ट को कि इतनी जयपुर की बटरफ्लाइज मुझे अजमेर में मिली है, जयपुर में इतनी बटरफ्लाइज मुझे मिली है। तो इससे बटरफ्लाइज के माइग्रेशन का पता चलेगा कि बटरफ्लाइज कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती है। अब फिर रिचर्ड ई ब्राइट बोलते हैं कि अगर आप बटरफ्लाई को एक एक करके पकड़ते हो तो भाई ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, आप ज्यादा बटरफ्लाइज को पकड़ नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा, उसके एग्स को लिया और अपने बेसमेंट में ही उसको डेवलप करवाना स्टार्ट कर दिए अलग अलग बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल से, जिसमें पहले एग होता है, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा और लास्ट में जाके एडल्ट बटरफ्लाई। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बेसमेंट में ही थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज का प्रोडक्शन करवाया और उसके बाद में उन सारी बटरफ्लाइज को रिलीज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उनका ये बटरफ्लाइज को टैग करने में इंटरेस्ट खत्म होने लग गया क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग काम था। वो बोलते हैं जितनी भी बटरफ्लाइज को मैंने टैग करके रिलीज किया था सिर्फ उसमें से 2 बटरफ्लाइज वापस पकड़ी गई थी, और वो 2 बटरफ्लाइज भी जहां मैं रहता था वहां से 75 माइल्स दूरी पे ही पकड़ी गई, इससे ज्यादा दूर वो जा ही नहीं पाई थी। फिर ये बताते हैं जब ये 7th ग्रेड में आ गए तब इन्हें पता चला रियल साइंस क्या होती है। जब ये काउंटी साइंस फेयर में गए वहां जाके हार गए, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे थे क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई प्राइज मिला था, लेकिन ई ब्राइट को कोई भी प्राइज नहीं मिला था। ई ब्राइट ने क्या किया था, सिर्फ एक स्लाइड पे फ्रॉग टिश्यूज को इन्होंने बताया था एक माइक्रोस्कोप के अंडर में,
फिर उन्होंने रियलाइज किया कि भाई जो विनर्स थे उन्होंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किए थे। उसी समय से कंपैटिटिव स्पिरिट इनमें डेवलप होने लगे रिचर्ड ई ब्राइट में, और अब ये समझ गया कि अगर मुझे भी प्राइज विन करना है तो मुझे रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट के बारे में रिचर्ड ई ब्राइट सबसे ज़्यादा जानते थे वो था इंसेक्ट, जिन पे ये पिछले कुछ सालों से काम कर रहे थे। सो इन्होंने डॉक्टर उर्कुहर्ट को लिखा कि भाई मुझे कुछ आइडियाज़ दो कि अब मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूं, और बदले में डॉक्टर उर्कुहर्ट से बहुत सारे सजेशंस आने लगे। ई ब्राइट उन्हीं में बिजी रहे और नेक्स्ट ईयर के काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको प्राइज भी मिला। 8th ग्रेड का इनका जो प्रोजेक्ट था, इसमें ई ब्राइट ने ट्राई किया था एक वायरल डिजीज को फाइंड आउट करने का। वायरल डिजीज जिससे बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर्स लगभग मरते जा रहे थे पिछले कुछ सालों से। लोगों को ये मानना था कि ये जो वायरल डिजीज है ये एक बीटल के द्वारा लाई जा रही है। बीटल जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सो इन्होंने क्या किया, उसे प्रूव करने के लिए उसी बीटल की प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को रेस करवाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्हें ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो किया था और ये एक्सपेरिमेंट की वजह से भी ये इस बार जीत गए थे। अब नेक्स्ट ईयर का इनका जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था उसमें इन्हें ये थ्योरी पे टेस्ट करना था कि वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी क्यों करती है। सो थ्योरी ये थी कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है बिल्कुल मोनार्क बटरफ्लाई की तरह लगती है, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई ज़्यादातर बर्ड्स को टेस्ट में अच्छी नहीं लगती और मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजनस भी मानी जाती है। दूसरी तरफ जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है इनको बर्ड्स खाना पसंद करती है, तो अगर वाइसरॉय बटरफ्लाई अपने आप को मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखाएगी तो इनके मरने के चांसेस कम होंगे, मतलब बर्ड्स इनको नहीं खाएगी। सो जितनी ज्यादा ये मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करेगी उतना ही कम चांस होगा इनका किसी बर्ड का डिनर बनने का। अब ई ब्राइट का प्रोजेक्ट में ये देखना था कि बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाई को खाती है या नहीं खाती, लेकिन उन्होंने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि एक बर्ड थी स्टार्लिंग बर्ड, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती थी बल्कि वो सारी मोनार्क बटरफ्लाई को ही खाती थी। अब इनका ये जो प्रोजेक्ट था उसे भी जूलॉजी डिवीजन में 3rd पे रखा गया था पूरे काउंटी साइंस फेयर में। 2nd ईयर में ई ब्राइट एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन पे काम करने लगे जो उन्हें उनकी नई थ्योरी की तरफ लेके गया। नई थ्योरी क्या थी? लाइफ ऑफ सेल्स। उनको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना था कि जो मोनार्क प्यूपा होता है उसकी बॉडी पे 12 गोल्डन स्पॉट्स क्यों होते हैं। हर कोई ये मानता था कि ये जो 12 गोल्डन स्पॉट्स है ये सिर्फ ऑर्नामेंटल होते हैं, मतलब ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है, लेकिन डॉक्टर उर्कुहर्ट का ऐसा बिल्कुल नहीं मानना था। अब आंसर फाइंड आउट करने के लिए ई ब्राइट ने और एक दूसरा एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट था, उन्होंने एक डिवाइस बनाया और इस डिवाइस में ये दिखाया गया कि ये जो 12 गोल्डन स्पॉट्स है ये एक हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये प्रोजेक्ट जो ई ब्राइट का था इसको भी काउंटी साइंस फेयर में 1st पोजीशन पे रखा गया और इसी से उनकी इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री हो गई थी। वहां पे उनको जूलॉजी में 3rd प्राइज मिला था और एक चांस भी उनको मिल गया था एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का। रिचर्ड ई ब्राइट ने अभी भी अपना ये मोनार्क प्यूपा पे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा और इंटरनेशनल साइंस फेयर में दोबारा इनके प्रोजेक्ट को 1st प्राइज मिला और इससे उनको एक चांस मिल गया था आर्मी लैबोरेटरी में काम करने का भी। जब ये सीनियर ईयर में थे तो ये थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं। इन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से सेल्स को ग्रो करवाना स्टार्ट किया और ये दिखाया कि ये जो सेल्स है आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं और नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग में डेवलप हो जाते हैं अगर इनको 12 गोल्डन स्पॉट के हार्मोन से फीड करवाया जाए। तो मतलब ये जो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं ये एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जो कि नॉर्मल बटरफ्लाई के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। इस प्रोजेक्ट को भी जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में 1st प्लेस पे रखा गया था। ई ब्राइट ने इस हार्मोन के प्रोजेक्ट को यहीं पे बंद नहीं किया बल्कि लेबोरेटरी में जाके इस हार्मोन के प्रोजेक्ट पे और ज्यादा काम करने लगे, गोल्डन स्पॉट के हार्मोन के प्रोजेक्ट पे, और लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को इन्होंने यूज किया और लास्ट में उन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का भी इन्होंने पता लगा लिया। लगभग 1.5 साल बाद जब वो इस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे को देख रहे थे तो इन्हें सेल लाइफ की थ्योरी के बारे में भी पता चला। जब इन्होंने इस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की फोटोज को देखा तो इन्हें बायोलॉजी की एक पजल का आंसर मिल गया था कि सेल किस तरीके से डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकता है। डीएनए सेल के न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस होता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है और ये सेल के फॉर्म और फंक्शन को डिटरमाइन करता है, इसलिए डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। ई ब्राइट और उनका जो कॉलेज रूममेट था उन्होंने पूरी रात भर काम किया, पिक्चर्स बनाते रहे, प्लास्टिक मॉडल कंस्ट्रक्ट करते रहे ये बताने के लिए कि मॉलिक्यूल्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। लास्ट में उन्होंने वो पेपर लिखा जिसमें इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया गया था। ई ब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1510 स्टूडेंट्स में से 2nd पोजीशन अचीव की थी। ई ब्राइट फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को ज्वाइन करते हैं अपने ग्रेजुएशन के लिए। वहां पे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपनी इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ये थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है
तो ये लाइफ की प्रोसेस को समझने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और इससे हमें कैंसर और दूसरी डिजीज को क्योर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ ई ब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से। उन्होंने अपनी हाई स्कूल में जो रिसर्च स्टार्ट की थी मोनार्क प्यूपा के स्पॉट्स का पर्पस फाइंड आउट करने की, यही रिसर्च लास्ट में इन्हें सेल लाइफ की थ्योरी पे लेकर आती है। रिचर्ड ई ब्राइट को साइंस में तब से इंटरेस्ट था जब इन्होंने बटरफ्लाइज का कलेक्शन स्टार्ट किया था और इसी के साथ साथ ये एक चैंपियन डिबेटर भी रहे थे, पब्लिक स्पीकर और एक गुड कैनोइस्ट भी रहे थे। मतलब पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ये ऑल राउंड आउटडोर पर्सन रहते थे, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया करती थी। ये एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे जो कि नेचर और साइंटिफिक एग्जीबिशन की फोटोज लिया करते थे। रिचर्ड ई ब्राइट आगे बताते हैं, मेरे एक सोशल स्टडीज के टीचर थे जिनका नाम था रिचर्ड ए वेरर। उन्होंने मुझे हर एक जगह पे मोटिवेट किया, वो मेरे माइंड में नए नए आइडियाज लेकर आते थे। और इस पे मिस्टर वेरर बोलते हैं, मतलब एसएसटी के टीचर इनके बोलते हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट हमेशा अपने हर काम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करते थे। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की होती थी कि ये एक ही काम पे अटक के नहीं रहते थे। इनफैक्ट ये जितने भी काम करते थे उसके अलावा भी रात में 3 या 4 घंटे ये डिबेट रिसर्च को भी दिया करते थे अपने दूसरे काम के अलावा। फिर मिस्टर वेरर आगे बोलते हैं कि रिचर्ड में हमेशा कंपैटिटिव स्पिरिट थी, लेकिन एक बैड सेंस में नहीं थी। ये हमेशा इसलिए विन नहीं करते थे क्योंकि इन्हें प्राइज लेना था। इनफैक्ट ये हमेशा इसलिए विन करते थे क्योंकि हमेशा अपनी बेस्ट जॉब करना चाहते थे। और यही द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट में इंग्रेडिएंट्स है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, मतलब एक साइंटिस्ट कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले एक फर्स्ट रेट माइंड से स्टार्ट करो, मतलब आपके पास एक अच्छा माइंड होना चाहिए, उसमें थोड़ी क्यूरियोसिटी ऐड करो और उसमें फिर विल टू विन को मिक्स कर दो। सही रीजन के लिए जितने की इच्छा को मिक्स कर दो। बस ये 3 चीजें मिक्स करो और फिर देखो एक साइंटिस्ट निकल के आएगा। जब से वो मैगजीन द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने रिचर्ड ई ब्राइट के लिए साइंस के वर्ल्ड खोले थे, उसके बाद में इनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कभी भी कम नहीं हुई। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर की समरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, साथ ही चैप्टर आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों की किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन, सजेशन या डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसमें आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।